बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे डिज़ाइन ऑफ 32 बिट रिस्क प्रोसेसर। तो बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो है ही डिज़ाइन ऑफ 32 बिट रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर यानी रिस्क प्रोसेसर। तो दो तरह के कंप्यूटिंग मशीन्स होती हैं, रिस्क और सिस्क। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है, बेसिकली जो लैब में भी आपका सिलेबस है, जो आपका थ्योरी में भी सिलेबस है, और आपका जो सीपी भी है। ये तीनों बेसिकली चीज़ें मैंने आपके सीआर को भी, फंसी को भी बताया था कि तीनों चीज़ें सिमिलर हैं, सेम चीज़ें, यानी डिज़ाइन ऑफ 32 बिट रिस्क प्रोसेसर। अब बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं वो रह जाती हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। वो हम क्लास में स्टडी कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के उसका जो 32 बिट रिस्क आर्किटेक्चर का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है वो हम देख लेंगे। लेकिन बेसिकली असल में है, होता इस तरह है कि आपका जो जो सिलेबस जो जो सिलसिला चलता आ रहा है वो इस तरह है कि जो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था वो ये था कि सबसे पहले मैंने आपको पाइथन पढ़ाई थी। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको सी पढ़ाई। लोग आमतौर पे सी नहीं पढ़ाते होते, जबकि सी की आपने देख लिया होगा कि सी की कितनी इम्पोर्टेंस है और सी की कितनी एप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो सी की बजाय सी प्लस प्लस पढ़ा देते हैं, जबकि सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो ज़्यादातर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और उसमें ज़्यादातर यूज़ हो जाती है। ठीक है। तो अब इशू ये आता है कि जब जो सी की जगह सी प्लस प्लस पढ़ा देते हैं, तो सी जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको सी पढ़नी पड़ती है। ठीक है ना। अगर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सी ना पढ़ी हो तो वहाँ फिर आपको माइक्रो प्रोसेसर में फिर आपको सी पढ़नी पड़ती है। तो वहाँ अगर आपको सी पढ़नी पड़े तो अब आपका जो ये जो कोर्स है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, यहाँ आपको असेंबली भी पढ़नी पड़ेगी, वेरिलॉग भी पढ़नी पड़ेगी, दो दो कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो मैंने आपको आपकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी आसान कर दी थी। ठीक है ना। तो आपको असेंबली जो है ना एक कदम आपको आगे चला दिया था, एक वन स्टेप अहेड। ठीक है। तो इससे ये हुआ आपको फायदा, आपको फायदा ये हुआ, इससे आपको बेनिफिट ये हुआ कि आपको असेंबली पहले आ गई। यानी जो आपका माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम या एम्बेडेड सिस्टम का जो कोर्स था उसमें आपको असेंबली आ गई है, आपको प्रोग्राम करना आ गया, या आपको सी या सी प्लस प्लस जो भी आपने सी सी प्लस प्लस में इतना डिफरेंस नहीं होता। वो सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और वैसा मसला नहीं होता। तो लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको असेंबली पढ़ा दी गई। अगर आपको असेंबली ना पढ़ाई जाती, जो कि एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में असेंबली, मैंने आपको जैसे आपको शुरू में बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स, आप ये माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स जो है वो आपके मतलब क्या मैंने आपको बताया था कि आपके उसमें है ही नहीं
सिलेबस में ही नहीं है, जो पीसी की तरफ से जो सिलेबस आता है उसमें है ही नहीं। एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स है, एम्बेडेड सिस्टम आपको पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है ना। वो दो तीन चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी, वो अब दोबारा डिस्कस करने का चलो फायदा कोई नहीं है। तो बहरहाल उससे फायदा आपको ये हुआ कि आपको असम्बली आ गई। अब असम्बली लैंग्वेज आपने पहले पढ़ ली हुई है। अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और जो 32 बिट डिजाइन, जो प्रोसेसर का जो डिजाइन है, ये अब असम्बली लैंग्वेज में है। ये जो आप मॉर्गन कॉफमैन की जो बुक पढ़ेंगे, ये आप असम्बली लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अब असम्बली लैंग्वेज दोबारा पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि असम्बली लैंग्वेज आप माशाल्लाह से आपको आप इजीली आप प्रोग्राम उसमें कर सकते हैं। आपने पढ़ी भी है, इजीली पढ़ ली भी है उसमें। उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको। तो अब बाकी रह क्या जाता है? अब रह जाता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिफरेंस, उसमें डिफरेंस ये होता है कि हर जो कंप्यूटिंग मशीन होती है उसका अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है। यानी जैसे ऑप कोड हो गया आपका एक, यानी जैसे एक मूव इंस्ट्रक्शन है, उसका अपना एक ऑप कोड होगा। एक जिस तरह ऐड इंस्ट्रक्शन है, उसका एक अपना ऑप कोड होगा। इसी तरह जो कुछ जो है रिजर्व बिट्स होंगी। ऐसा है कि ये इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना आर्किटेक्चर, ये एक बनी होगी एक, यानी 32 बिट अगर आर्किटेक्चर है, 32 बिट का एक, समझ लें एक 32 बिट की एक, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं मेरे पास अगर कोई वाइट बोर्ड होता तो मैं आपको उसको बना के दिखा देता। लेकिन चले मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उसको किसी तरह बना के ले आऊं, या किसी तरह कुछ कोशिश करूं किसी तरह कुछ बना के ले आऊं। लेकिन आप तो समझ तो गए होंगे आप कि कुछ बिट्स जो हैं वो ऑप कोड के लिए होती हैं, यानी ऑपरेशनल कोड के लिए होती हैं। कुछ बिट रिजर्व होती हैं, कुछ बिट्स मेमोरी एक्सेस के लिए होती हैं, कुछ बिट्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए होती हैं, ठीक है ना। तो टोटल ऐड होके वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से लेके 31 बिट्स तक। तो ये टोटल कितनी बिट्स बन जाती हैं? 32 बिट्स। इसलिए इसका नाम 32 बिट रिस्क प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो ये हर इंस्ट्रक्शन सेट जो, यानी जो जितने भी आप चाहे उसका आप इसको हाई लेवल पे ले जाएं, लो लेवल पे ले जाएं, यानी आप एसटीएम पे ले जाएं इसको, रेस्पबेरी पाई पे ले जाएं इसको, आप टीआई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के किसी माइक्रो कंट्रोलर पे ले जाएं इसको, आप किसी बैडेड किसी 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 भी एम्बेडेड कंट्रोलर पे ले जाएं, उसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा उसका एक अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होगा, ठीक है ना। तो ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक है। तो आपने एक बनाना है 32 बिट रिस्क प्रोसेसर, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो बेसिकली, तो कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको बताना ये मकसद था कि आपका जो कोर्स है, यानी थ्योरी का कोर्स है, वो भी 32 बिट रिस्क का प्रोसेसर है, रिस्क प्रोसेसर है। शुरू के एक दो चैप्टर जो हैं वो तो सिंपल उसके बारे में, प्रोसेसर का सीपीयू, वही चीजें हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं हर कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर होता क्या है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और इसके बाद थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क क्या होता है, बिट बाइट्स क्या होती हैं, और वो सारा कुछ ये चीजें। इसके बाद जो है वो
थोड़ा सा वो असम्बली लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने सी थोड़ा सा सी पहले सी के बारे में बताते हैं, फिर असम्बली लैंग्वेज, क्योंकि जाहिर है उन्होंने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर असम्बली लैंग्वेज में उन्होंने पढ़ानी होती है। जो ऑपकोड है वो सारा वो जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, उसके अंदर सारा ऑपकोड जो है वो सारा असम्बली लैंग्वेज में लिखा होता है। तो उनको तो नहीं पता होता कि आपको ने पहले पढ़ा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर में। तो वो एक चैप्टर बल्कि दो चैप्टर जो है वो असम्बली लैंग्वेज के बारे में दे दिए। उन्हें तो नहीं पता कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब थ्योरी के कोर्स में अब क्या रह जाता है? थ्योरी के कोर्स में आपका रह जाता है डिजाइन ऑफ 32 बिट रिस्क प्रोसेसर। बाकी तो चीजें आपने पढ़ ली हुई है माइक्रो प्रोसेसर में, माशाल्लाह से। मतलब सीरियसली, मतलब आई एम नॉट जोकिंग, मतलब सीरियसली आपने पढ़ ली हुई है, ठीक है। तो थ्योरी तो आपकी मतलब बहुत टॉप पे है। लैब में आपने क्या करना है कि लैब में आपने ये चीजें जो हैं इम्प्लीमेंट करनी है वेरीलॉग में। अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगेगा, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा थेरी थेरी जो है वो मैं आपको, इसलिए थेरी पे मैं आपका, मुझे रात के इस टाइम पे मैं आपको ये, हालांकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अपलोड कर दूं यूट्यूब पे, और ताकि आप डिज़ाइन जो है ना, ये 32 बिट इसका प्रोसेसर का डिज़ाइन जो है वो आप ऐसा ऐसा पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि आप इसको वेरीलॉग में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो वेरीलॉग में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। आपने VHDL, में किसी ने बताया था आपने VHDL पढ़ी हुई है, तो इसी तरह वेरीलॉग में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स आपने वो बनाने होंगे, इम्प्लीमेंट करने होंगे, और उनको बाद में एक टेस्ट मॉड्यूल बनाना होगा, टॉप लेवल मॉड्यूल बनाना होगा। तो एक टॉप लेवल मॉड्यूल बनेगा, टॉप लेवल मॉड्यूल को फिर वो एक टेस्ट बेंच के जरिए आप उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू था लैब का। लैब में आप इस तरह करेंगे, ठीक है। तो वेरीलॉग जो है वो आपको, VHDL और वेरीलॉग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस जिस तरह VHDL है उसी तरह वेरीलॉग है, सिर्फ सिंटेक्स में डिफरेंस है। अगर डिफिकल्टी पेश आए तो आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं, और वो लैब में भी मैं बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको समीर पालनेकर की बुक भेजी है, और जो वेरीलॉग का मैनुअल भेजा है खास तौर पे, वो बहुत आसान मैनुअल दिखा, बहुत आसान मैनुअल है। उसमें आपको बहुत से मॉड्यूल्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। बिलीव मी आपको वो बहुत से मॉड्यूल्स जो मक्स, एडर्स, डिकोडर्स, इसके अलावा ALUs और कंट्रोल लॉजिक्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स, आपको बने बनाए मिल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। तो और क्या चाहिए आपको? बनी बनाई आपको चीज आपको मैनुअल में मिल रही, वो उसमें वेरी लॉन्ग मैनुअल में, ठीक है ना। तो ये काम आपका लैब में आपका थोड़ा सा जोर लगेगा, ठीक है। तो यही काम आपका CP में भी आपने डिजाइन ऑफ 32 बिट रिस्क प्रोसेसर आपने करना है। यही काम आपका CP में। देखें कितना आसान आपका कोर्स हो गया, ठीक है ना। डिजाइन आपने थ्योरी में पढ़ना है, उसी को आपने लैब में इम्प्लीमेंट करना है, और वही काम आपने CP में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत आसान माशाल्लाह से आपका कोर्स है, कोई ऐसा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। तो
इसके स्टेप्स जो हैं वो जो कंपोनेंट्स जो हैं वो ये होते हैं। एक तो सेंट्रल प्रोसेसर होता है जो कंट्रोल और डाटा फ्लो पे कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल एंड डाटा फ्लो। एक डाटा पाथ होता है, डाटा पाथ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डाटा पाथ बेसिकली ये होता है, यानी जो बस सिस्टम आपका जो होता है ना, यानी आप मेमोरी से और मेमोरी से सीपीयू तक डाटा जाता है। यानी फर्ज करें आपने, आपको पता होगा कि लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करती है। लोड मतलब आप मुझे बताएं, लोड की इंस्ट्रक्शन क्या करती है या स्टोर की इंस्ट्रक्शन क्या करती है। एक इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से ऑपरेंड लेके आती है और वो एक जो है वो मेमोरी में लेके जाती है, यानी स्टोर करती है और लोड करती है। तो वो बस सिस्टम के जरिए लेके जाती है ना, मतलब बस में लेके जाएगी। तो वो जाहिर है पहले बस में डालेगी, तो फिर बस से लेके जाएगी, तो बस सिस्टम में लेके, बस सिस्टम के जरिए जाएगी। या अगर आप फर्ज करें एएलयू, अगर किसी ऑप कोड में, अगर ऑप कोड आपका ऐसा है कि उसमें एएलयू इन्वॉल्व है, ठीक है ना, आपका कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती है, ऐड की इंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसमें ऑप कोड जो है वो फर्ज करें 010 आपने रखा था। यू आर द डिजाइनर बाय द वे, मतलब आप डिजाइनर हैं ये इस 32 बिट रिस्क प्रोसेसर के। तो आपने डिजाइन करने के लिए रखा था 010 आपने रखा था ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए। तो 010 आपने ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए रखा था, और वो एएलयू का, वो एएलयू की बारी आ गई, एएलयू ने ऐड करना था। एएलयू ने अब ऑपरेंड फैच करके लेके आने हैं। एएलयू का आपको पता है कि कंट्रोल यूनिट का जो 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 साइकिल होता है वो क्या होता है, फैच डिकोड एग्जीक्यूट। अब जो ऑपरेंड्स मेमोरी से फैच करके लेके आने हैं, वो कैसे लेके आने हैं, बस सिस्टम के जरिए लेके आने हैं ना। तो इसे कहते हैं डाटा पाथ डिजाइन। डाटा पाथ यानी जो जिस पाथ के जरिए डाटा आता है उसे जो है वो बस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बस ये दो चीजें आज पढ़ेंगे। मल्टी साइकिल पाथ, मल्टी साइकिल डाटा पाथ, ये हम बाद में देखेंगे। पहले सिंगल साइकिल आप डिजाइन करेंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद आप मल्टी साइकिल करेंगे। पहले आप सिंगल साइकिल करेंगे, ठीक है। और फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट स्टेट मशीन, इसकी तरफ बाद में जाएंगे, ठीक है। और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल तो ये तो हम रहने ही देंगे, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल की जरूरत नहीं है। एफएसएम जो है, इनफाइनाइट स्टेट मशीन, ये अगर टाइम बचा तो ठीक है। मल्टी साइकिल डाटा पाथ जो है ये जरूर करना है, क्योंकि मल्टी साइकिल तो जरूर होना चाहिए ना। मल्टी साइकिल अब जाहिर है, मल्टी साइकिल पाइपलाइन, तो पाइपलाइन अब आजकल जाहिर है हर चीज पाइपलाइन में आ रही है, तो वो आपने पाइपलाइन तो करना ही है, सिंगल साइकिल तो नहीं बना के बैठ जाना। लेकिन पहले आप इसको, मैं आई विल रिकमेंड कि आप इसको सिंगल साइकिल में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ये की चीज ये हो गई। तो सेंट्रल प्रोसेसर कंट्रोल एंड डाटा फ्लो, ये मैं आपको इसका पूरा डिजाइन आपको मैं ये फाइल भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा। ये आप बेशक स्टडी भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छी लिखी हुई है। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ तकरीबन 100 के करीब प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको 32 बिट रिस्क आर्किटेक्चर का कोड वेरीलॉग में फुल फ्लेज बना हुआ मिल जाएगा। तो वो उस लिहाज से मतलब वो क्या उसे कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी वरीड। लेकिन उसका वायवा होगा, यू आप यू आर फ्री टू कॉपी। आप बेशक, अब ज़ाहिर कॉपी करने से तो हम नहीं रोक सकते,
कॉपी करने से ना मैं रोक सकता हूँ ना कोई और रोक सकता है। अब ज़ाहिर है इंटरनेट सबके लिए ओपन है। अम, अब 100 ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल। मैं भी आपको ये बहुत अच्छा एक रिसोर्स है। ये बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, जो किसी एक अब मुझे नाम भूल गया है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिन्होंने ये डिज़ाइन की हुई है। ये मैं उसकी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ आपको, उनके लेक्चर लेक्चर नोट से पढ़ा रहा हूँ। तो इंटरनेट से तो हर चीज़ पढ़ाई जा सकती है, और आप भी इंटरनेट पे हर किस्म का आप मटेरियल अवेलेबल है, तो आप भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वायवा होगा तो आपको मेक श्योर कि आप जो चीज़ भी यूज करें अपने कोड में, उसकी आपको समझ हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज ना आप यूज करें, या कोई जो चीज भी आप, ऐसा ना हो कि आप मतलब छापा ना लगाएं कोई, मतलब कॉपी है दैट इज ब्लाइंडली कॉपी ना करें, ये काम ना करें। ठीक है, क्योंकि अब कॉपी करने से तो हम नहीं रोक सकते। वो एक एक चीज के हम, वो प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर हमारे पास पहले होता था, वो एचईसी ने उन्होंने, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे ही नहीं है, उन्होंने वो हमसे लाइसेंस ही वापस ले लिए हैं, अब वो हम रोक ही नहीं सकते। तो वो कोड ही नहीं पकड़े जा सकते। तो पता नहीं अब वो मिलने शुरू हुए हैं लाइसेंस, शायद मिलने शुरू हुए हैं, पता नहीं। कुछ कुछ में सिलसिला शुरू हुआ तो है, लेकिन पता नहीं। बहरहाल, लेकिन बहरहाल, अब कहने का मतलब ये है कि यू आर फ्री टू कॉपी, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कोड की। समझ के करेंगे, और आपको अगर आप खुद बनाएंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद बनाएं, उस मैनुअल की हेल्प लें, मॉड्यूल्स खुद बनाएं वेरीलॉग में, और उसके बाद मॉड्यूल्स को जोड़ना शुरू करें। तो कोई भी डिज़ाइन अप्रोच ले लें, चाहे ये ले लें, ये एक डिज़ाइन अप्रोच है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप कोई और डिज़ाइन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं। प्रोसेसर को हम यूजुअली डार्क साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको शेडेड ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। कंट्रोल बस किस लिए होती है, ये मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगा, कंट्रोल बस किस लिए होती है। ठीक है, ये आपने बताना है मुझे, कंट्रोल बस किस लिए होती है। मेमोरी सब सिस्टम तो आपको पता ही है किस लिए होती है, आईओ डिवाइसेस भी आपको पता ही है किस लिए, यूएसबी इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रिंटर, कुछ सब कुछ आपको पता ही है। ठीक है, और ये जो निशान लगे हुए हैं, ये निशान ऐसे ही नहीं लगे हुए, जो अ, ये जो इस तरह की ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ये इस तरह की जो यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, ये जाहिर करती हैं कि ये सिंगल लाइन नहीं है। ये कम से कम 8 बिट्स, या अगर फर्ज करें हम 32 बिट पढ़ रहे हैं, 32 बिट लाइन्स होंगी, यानी इसका मतलब है 32 बिट एड्रेस बस होंगी। नहीं, 32 बिट, सॉरी, 32 बिट एड्रेस बस नहीं होगी। डेटा बस जो है वो 32 बिट डेटा बस होगी। ठीक है, एड्रेस बस कितनी होगी, वो आगे हम कैलकुलेट करेंगे कितनी, वो जितनी भी वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जब उसका पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कितनी कितनी एड्रेस बस जो है हमें चाहिए होंगी।
वो उसमें हम आगे कैलकुलेट करेंगे जब हम थ्योरी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं, वो इसे हम इसका जो प्रोसेसर का नाम है वॉन न्यूमन प्रोसेसर। इसको हम वॉन न्यूमन प्रोसेसर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसको द ग्रेट वॉन न्यूमन ने डिजाइन किया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको वॉन न्यूमन प्रोसेसर भी कहते हैं, मॉडर्न वॉन न्यूमन प्रोसेसर। ठीक है, आगे ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। प्रोसेसर, डाटा पाथ, कंट्रोल, कंट्रोल जो मैंने आपसे पूछना था वो इसमें ही लिखा हुआ है। ठीक है, एएलयू का आपको पता ही है किस लिए होता है, सारी वही चीजें हैं। अब ये प्रोसेसर किस लिए होते हैं और रजिस्टर, अब ये देखें कि अब ये जो प्रोसेसर का जो इंटरनल पार्ट है उसमें प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर्स की एक फाइल होती है जिसे आरएफ कहते हैं। आरएफ एक रजिस्टर फाइल होती है। ठीक है, रजिस्टर फाइल के अंदर बहुत से रजिस्टर्स होते हैं। अब रजिस्टर के अंदर आप क्या करते हैं कि रजिस्टर में एड्रेस बस होती है और एक डाटा बस होती है। ठीक है, यानी ये इसमें आप क्या करते हैं कि एड्रेस देते हैं और डाटा ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल उसमें देते हैं और डाटा वैल्यू उससे ले लेते हैं। इसी तरह एएलयू जो है वो अगर रजिस्टर को एक्सेस करना चाहे तो वो क्या करता है, वो डाटा वैल्यू जो है वो ऑपरेंड्स जो है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, यानी अगर मूव इंस्ट्रक्शन है तो उसके दो जो यानी ऑपरेंड्स होंगे, यानी उसके जो अम, उसके जो क्या उसे कहते हैं, उसके ऑपरेंड्स ही कहते हैं ना, यानी ए और बी, मूव ए, R1 या R2, ये तो वो जो कहलाते हैं वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। या ऐड जो R1 R2 R3 वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह डाटा वैल्यूज जो है वो इस तरह। ठीक है, तो ये प्रोसेसर की स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, इन मिप्स मिप्स आप जो है ना मिप्स, ये आप बहुत जगह पे देखें मिप्स जो है ना, ये आप बहुत जगहों पे इसका आप नाम सुनेंगे। इसे कहते हैं मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये 32 बिट रिस्क प्रोसेसर की एक मखसूस टर्म है जिसे कहते हैं मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, क्योंकि जो 32 बिट रिस्क प्रोसेसर है इट इज केपेबल ऑफ डूइंग मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और ये इन जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है डिटरमिन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब ये सीपीआई क्या होता है और क्लॉक रेट क्या होता है, ये हम थ्योरी में पढ़ेंगे। थ्योरी में आपको इसके मैं आपको फार्मूलाज भी बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको थ्योरी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, रजिस्टर फाइल्स का मैंने आपको बता दिया ऊपर, रजिस्टर फाइल्स क्या होता है। 32 रजिस्टर्स जो हैं वो इसमें यूज हो रहे हैं, 32 रजिस्टर्स। तो इसमें एड्रेस लाइंस कितनी होंगी, क्या ख्याल है? 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है? 32। तो एड्रेस लाइंस कितनी होनी चाहिए? 5। ठीक है ना, 32 रजिस्टर्स अगर हों तो 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है? 32। तो एड्रेस लाइंस कितनी होंगी? 5। ठीक है,
अब इसी तरह ये अगेन कीप इन माइंड कि ये दिस इज वन डिजाइन, ये सिर्फ एक डिजाइन। और ये आपने डिजाइन, जरूरी नहीं है कि इसी तरह का डिजाइन आपने रखना है। इस डिजाइन का, इस डिजाइन की प्रॉपर्टी ये है कि इन्होंने देखें 32 रजिस्टर यूज किए में, आप 32 रजिस्टर्स की बजाय आप 16 रजिस्टर यूज कर लें। 16 रजिस्टर आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर आपको ये जो, मतलब यानी मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। 32 रजिस्टर हो सकता है वो, उसमें जो 32 बिट रिस्क प्रोसेसर है उसमें यूज ना होते हो। लेकिन अगर आप उतना भी बना लें तो दैट्स इनफ। मतलब अगर आप वेरिलॉग में वो भी बना लें, 16 रजिस्टर्स के साथ भी बना लें, दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन असल चीज है कि आपको चलाना आना चाहिए, कोड चलाना आना चाहिए, रन कर रन करना आना चाहिए। ठीक है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज मैंने ये आपको ये बतानी थी कि मैंने यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो लेक्चर नोट्स हैं, इसमें इन्होंने दो पोर्ट्स रखी हुई हैं, दो यानी इसकी जो रीड पोर्ट्स हैं, ये जो यहाँ पे इन्होंने रीड पोर्ट्स रखी हुई हैं। ये राइट रजिस्टर नंबर है, ये रीड रजिस्टर नंबर है, ये राइट डाटा है, और ये रीड डाटा है। तो रीड पोर्ट्स जो हैं इसकी, इन्होंने दो रखी हुई हैं। आप इसकी एक पोर्ट रख लें, रीड पोर्ट। लेकिन इसके फिर प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे? आपको जो अपना मॉड्यूल है उसमें फिर एक पोर्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? यानी वेरीलॉग में आपको 32 बिट का 32 बिट की एक रीड पोर्ट रखनी पड़ेगी, और उसके मुताबिक फिर डिजाइन में चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये डिजाइन आप अपना, कहीं से भी डिजाइन आप अपना ले सकते हैं, यानी डिजाइन अपना आप चूज कर सकते हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ये दिस इज जस्ट वन डिजाइन, दिस वन डिजाइन अप्रोच। ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा कि रजिस्टर रीड राइट कंट्रोल एक्टिवेटेड, इसकी क्या जरूरत है? रजिस्टर रीड राइट कंट्रोल एक्टिवेटेड, ये रीड राइट कंट्रोल इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे? यानी ये वन होगी, ये सिंगल बिट है। जो जीरो होगी तो ये रीड राइट नहीं करेगा। अगर ये वन होगी तो ये रीड राइट करेगा। अब इसकी क्या जरूरत है? ये इस बिट की क्या जरूरत है? ये मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा। ठीक है, ये आपने जरा सोचना है, इस पर गौर करना है। ठीक है। चलें यहाँ तक रखते हैं। क्योंकि अब चलें ये देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब देखें ना, अब तो हार्डवेयर कम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब यहाँ पे हमने दो रजिस्टर पोर्ट्स रखी थी, तो अब हमें मक्स लगाना पड़ा है। मक्स जो है वो आपको हमने बनाने के लिए भी दिया था, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी दिया था। तो मक्स जो है वो बेसिकली क्या करता है? या तो उसे हम या तो जीरो देंगे या उसे वन देंगे। अगर जीरो देंगे तो वो 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 यानी क्या उसे कहते हैं कि ये नंबर वो सॉरी, जीरो जीरो यानी उसे जीरो वन
उसे वो देंगे तो वो एक नंबर वाली लाइन जो है वो सिलेक्ट कर देगा। अगर उसे 1 देंगे तो वो दूसरे नंबर वाली लाइन जो है वो सिलेक्ट कर देगा। तो ये मक्स का ये फायदा है यहाँ पे, मक्स का ये यूज है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पेश आई हमें मक्स की? मक्स की जरूरत हमें इसलिए पेश आई क्योंकि हमने 2 रीड पोर्ट्स रखी थी। तो 2 रीड पोर्ट्स हमें रखने के लिए, क्योंकि रीड रजिस्टर 1 और रीड रजिस्टर 2, क्योंकि हमने दो रजिस्टर फाइल के अंदर हमने 2 रजिस्टर रखे थे, तो हमें 2 रजिस्टर पोर्ट चाहिए थी। तो हमें दो मक्स लगाने पड़े। अब अगर फर्ज करें आप इसके अंदर एक ही रीड पोर्ट रखें, तो हमें ये एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं लगाना पड़ेगा। यानी ये मक्स जो है इसकी, ये 2 मक्स हमें लगाने पड़े हैं, ये हमें मक्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना? क्योंकि सिंपल एक G रजिस्टर 1 आएगी और यहाँ से 32 बिट जो है यहाँ से 5 एड्रेस लाइन्स आएंगी, 32 बिट का रजिस्टर आएगा और रीड डाटा लाइन्स आ जाएगी। ठीक है? तो ये दिस इज प्रोज एंड कॉन्स कि आपकी 2 रीड पोर्ट्स तो हो गई, लेकिन यहाँ पे हमें फिर मक्स जो है फिर वो 2 लगाने पड़ गए। ठीक है? इसी तरह ये भी आपने मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है कि हमने यहाँ पे एंड गेट क्यों लगाया, एंड गेट, और ये डिकोडर क्यों लगाया है। डिकोडर का क्या फंक्शन होता है? डिकोडर भी आपको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे अलग, ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट अलग अलग इम्प्लीमेंट करवाएंगे, मॉड्यूल बनवाएंगे। रजिस्टर फाइल जो है वो सिंपल एक मेमोरी पोर्ट्स, मेमोरी फाइल्स की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। डिकोडर जो है वो सिंपल जो है वो डिकोडर की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करवाएंगे, एंड गेट की फॉर्म में। और ये एक इनेबल रजिस्टर डाटा, और ये राइट इनेबल है। यानी जब राइट डाटा, अगर राइट जो है वो 1 होगी, तब ये एंड गेट जो है वो आगे जाने देगा। अगर ये राइट 0 होगी, तो ये एंड गेट की आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि एंड गेट है, एंड गेट लगा हुआ। तो ठीक है ना? तो राइट अगर 0 हो गई, तो एंड गेट की आउटपुट 0 हो गई, वो कुछ भी राइट नहीं करने देगा। अगर आपने करना है, तो राइट करने के लिए राइट सिग्नल को 1 करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये क्यों है ऐसे, ये आपने इसको जरा पढ़ना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपने मुझे बताना है। ठीक है? ये आप डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ये रजिस्टर फाइल्स जो हैं वो सिंपल एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप्स, ये फ्लिप फ्लॉप्स ये थोड़ा सा आप डीएलडी में रिवीजन कर लीजिएगा। डी फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो किस तरह डी फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं किस तरह जो हैं वो एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो किस तरह यूज होते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं, उनका क्या फंक्शन। तो ये भी आप देख लीजिएगा। ये डीएलडी की चीजें ये भी आपसे बनवाएंगे। डिकोडर भी आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक रखते हैं। वैसे मेरा ख्याल था कि डाटा पार्ट डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन भी करवा दूंगा, लेकिन तो बेसिकली ये इतना सा ही आपका सिलेबस है। ठीक है ना? इतना कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है आपका। आपका बेसिकली सिलेबस
डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 32 बिट रिस्क आर्किटेक्चर है। इसके लिए आपको बेशुमार प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी आप जब इम्प्लीमेंटेशन करने बैठेंगे, अभी आप डिजाइन करने बैठेंगे, अभी आप डिजाइन फेज में हैं। अभी हम आपसे करवा रहे हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स। ठीक है ना? तो इसके बाद आप उन मॉड्यूल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे। इंटरकनेक्ट करने के बाद आप उसको फिर, जब आप इंशाल्लाह कर लेंगे, तो फिर आप उसको एक टॉप लेवल मॉड्यूल बनाएंगे। टॉप लेवल मॉड्यूल बनाने के बाद उसको अ, एक जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल जो है वो बनाएंगे। अगर मैं इस वक्त मैं वॉइस मैसेज बाकी आपको कर देता हूँ। अभी इतना ही काफ़ी है। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीक मंडे को इंशाल्लाह, अगर मेरा आम आम ने मेरा साथ दिया, तो नेक्स्ट वीक मंडे को इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो ये मैं आपको डिज़ाइन भेज दूंगा। ज़रूरी नहीं है आप ये डिज़ाइन ही इम्प्लीमेंट करें। आप कोई भी डिज़ाइन उठा के 32 बिट रिस्क प्रोसेसर जो कि मल्टी साइकिल हो, यानी मल्टी मिप्स, एक तो मिप्स होना चाहिए, मीडियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और एक मल्टी साइकिल, और पाइपलाइन होना चाहिए। पहले आप सिंगल साइकिल करें। पहले सबसे पहले सिंगल साइकिल करें। सिंगल साइकिल का मतलब ये है कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट सिंगल साइकिल। इसके बाद फिर दोबारा जब एक दफा बन जाए, तो उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दें मल्टी साइकिल में। ठीक है ना? तो ये अप्रोच रखें, मेरे ख्याल में तो ये अप्रोच आपकी ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है? कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे वॉइस नोट भेज दें, शेयर कर दें, भेज दें, या जुबैर से रब्ता कर लें। ठीक है? थैंक यू सो मच।